हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। सहसंबंध शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि एक का दूसरे के साथ क्या संबंध है। यानी कि अगर एक चर या एक सब्जेक्ट को पढ़ने से दूसरे सब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये है सहसंबंध। इसी के बारे में डिस्कस करना है। जब दो विभिन्न चर राशियों में संबंध ज्ञात करना होता है और यह जानना होता है कि वे आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। उदाहरण के लिए गणित शिक्षण प्राप्त करने से छात्र की चित्रकला शिक्षण या विज्ञान शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान हम सहसंबंध के नियमों का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गाइस इसमें है कि गणित शिक्षण अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे दूसरे सब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही है सहसंबंध। यानी एक चर राशियों का दूसरे चर राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। जब दो चर राशियों में इस प्रकार का संबंध है, जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में प्रभावित होती है, तो इस दिशा में राशियां आपस में सहसंबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए आयु बढ़ने के साथ साथ वजन का बढ़ना, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या आयु बढ़ने के साथ वजन का बढ़ना, यानी ये जो है एक चर के बढ़ने से दूसरे चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये इफेक्ट देखना है। यही है सहसंबंध। अब हम विभिन्न विद्वानों के अकॉर्डिंग सहसंबंध यानी कोरिलेशन की डिफिनेशन देखेंगे कि इन्होंने अपने शब्दों में इसे सहसंबंध को किस तरह से परिभाषित किया है। जैसे कि बेलिस है, बेलिस के अकॉर्डिंग आंकड़ों के दो या दो से अधिक समूह की तुलना करना है ताकि उनके संबंध को जाना जा सके और संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप दिया जा सके। जैसे कि आंकड़ों के दो या दो से अधिक समूह की तुलना करना है, यानी दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप की अगर हमें कंपेयर करना है कि इसकी अपेक्षा इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या इससे यह किस तरह से अलग है, इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, इस प्रकार से कंपेरिजन करने में ताकि उनके संबंध को जाना जा सके। कंपेरिजन हम जब करते हैं तो उनके रिलेशन को हम समझ पाते हैं और संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप दिया जा सके, और जब हम संबंध को समझ जाते हैं तब उसे हम संख्यात्मक रूप दे सकते हैं। ये बेलिस के अकॉर्डिंग है सहसंबंध की डिफिनेशन। अब हम फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है। दो चरों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना, यानी कि दो चर है तो उसमें संबंध की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कितने मात्रा में है, इसका पता लगाने में सहसंबंध का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है लेथरॉप, इनके अकॉर्डिंग दो चरों में पाई जाने वाली संयुक्त संबंध का पता लगाना। इन्होंने कहा था दो चरों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना, और इनका है कि दो चरों में पाई जाने वाली संयुक्त संबंध का पता लगाना कि उन दोनों का एक दूसरे से कैसा संबंध है और ये कितनी मात्रा में है। फर्ग्यूसन के अनुसार कितनी मात्रा में है और किस टाइप का जो संबंध है किस टाइप का है। अब गाइज हम इनके टाइप देखेंगे कि कोरिलेशन के टाइप कितने हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक चर राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है तो उनके मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है, और एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है तो उनके मध्य ऋणात्मक सहसंबंध होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो अगर वो मेहनत से काम कर रहा है, अपने काम में समय दे रहा है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसकी जो कंपनी है वो भी ग्रोथ करेगी। तो यानी कि धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक काम जब उस कंपनी में अच्छा काम कर रहा है तो उसमें उस कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, साथ साथ उसके पोजीशन का भी ग्रोथ हो रहा है। बट इसी का अगर हम दूसरा साइड देखते हैं, जैसे कि उस कंपनी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बहुत ही कम काम कर रहा है और उसमें कोई भी रुचि नहीं ले रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं है उस काम से, तो उसके साथ साथ ना तो उसकी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ना तो उसका ग्रोथ होगा, ना तो उस व्यक्ति का ग्रोथ होगा। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध है और धनात्मक सहसंबंध पहले वाला था।
जैसे कि इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं ये धनात्मक यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये निगेटिव कोरिलेशन है। ये नीचे से ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, ये ऊपर से नीचे घटता ही जा रहा है। जैसे कि वो काम कर रहा है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो उसकी पोजीशन भी उसके साथ साथ ग्रो करेगी जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनी ग्रो करेगा। और अगर वो व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, वो नहीं ग्रो करेगा, उसकी कंपनी भी नहीं ग्रो कर रही है, तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है। ये इसका ग्राफ है। अब सेकेंड है रेखीय और वक्र सहसंबंध। इसमें है जब दो चर राशियां एक निश्चित अनुपात में बढ़ती हैं तो इसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। एक निश्चित अनुपात में जब बढ़ती हैं तो इसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। जबकि यदि राशियां बिना किसी अनुपात की घटती हैं या बढ़ती हैं तो इसे वक्रीय सहसंबंध कहते हैं। यानी कभी इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई, कभी इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई, तो ये वक्रीय सहसंबंध है। जैसे कि अगर हम जॉब की बात करते हैं, अगर जो गवर्नमेंट जॉब होता है, उस गवर्नमेंट से मिला हुआ जॉब होता है, यानी जो सरकारी नौकरी होती है, उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें जो अगर जैसे कि फिक्स है तो उनकी सैलरी उतना ही फिक्स ही रहता है। बट अगर हम बिजनेस में देखते हैं या और कोई किसी काम में देखते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो वह जितना ही अच्छा काम करेगा, जितना उस कंपनी को बेनिफिट होगा, जितना ही उस बिजनेस को बेनिफिट होगा, उतना ही उस व्यक्ति की पोजीशन भी उस व्यक्ति का ग्रो करेगा, यानी उसको भी उतना गेन होगा, उसको भी इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो घटता बढ़ता हो रहा है ये वक्र सहसंबंध है। और जो एक केवल चलता ही जा रहा है एक समान रूप से, वो न कभी घट रहा न कभी बढ़ रहा, बस एक समान से जा रहा है, तो वो रेखीय सहसंबंध होगा। जैसे अगर हम क्लास के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो जैसे कोई बच्चा है वह रेगुलर एक ही तरह पढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ जो होगी एक ही तरह होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कभी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, जैसे कि उसमें बहुत अगर उससे कोई रुचि आ गई है तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, फिर कभी नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें वो कभी जब मेहनत ज़्यादा करेगा तो उसको ज़्यादा ज्ञान नॉलेज मिलेगा, तो कभी घटता कभी बढ़ता, कभी घटता कभी बढ़ता, इस प्रकार का होगा। तो ये रेखीय और वक्र सहसंबंध था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शून्य सहसंबंध। जब दो विभिन्न चर राशियों में एक के बढ़ने या घटने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी राशियां शून्य सहसंबंध से संबंधित होती हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका खाना बनाने से कोई वो नहीं है, खाना बनाने से कोई संबंध नहीं है। अगर हम मतलब इसका मतलब ही है कि अगर हम एक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो इससे ज़रूरी नहीं दूसरे क्षेत्र में हम अच्छा कर पाएँ। तो जिसमें हम अच्छा अपना रुचि देंगे, जिसमें हम अच्छा काम करेंगे, उससे हमारा ग्रो भी होगा, और जिसमें नहीं कर रहे हैं तो उसमें नहीं होगा। अर्थात अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई में हमारी वृद्धि हो रही है, हमें नॉलेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट उसका खाना बनाने से कोई संबंध नहीं है। यानी खाना बनाने पर ना तो उसका लाभ होगा ना तो उसकी हानि होगी, यानी ना लाभ होगा ना हानि होगी हमारी पढ़ाई से। तो फिर उसके बाद हम अब ये 3 टाइप थे इसके। अब फिर उसके बाद हम सहसंबंध गुणांक को देखेंगे कि ये क्या है। सहसंबंध के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि दो राशियां आपस में संबंधित है, लेकिन उन दोनों राशियों में कितना गहरा संबंध है इसका ज्ञान हमें सहसंबंध गुणांक से होता है। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। इसका मान +- 1 के बीच में रहता है, यानी +1 और -1 के बीच में रहता है। जैसे कि सहसंबंध हमें पता चल जाता है, लेकिन कितना गहरा है ये हम सहसंबंध गुणांक से पता कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद है जब r का मान -1 हो तो सहसंबंध गुणांक निगेटिव होता है, और जब सहसंबंध में r का मान +1 होता है तो गुणांक पॉजिटिव होता है। व्हेन r इज इक्वल टू -1 देन कोफिशिएंट निगेटिव एंड r इज इक्वल टू पॉजिटिव या +1 तो देन कोफिशिएंट पॉजिटिव। यानी कि अगर r का मान माइनस में है तो जो गुणांक आ रहा है वो निगेटिव होगा, और अगर r का मान पॉजिटिव है यानी प्लस में है तो जो कोफिशिएंट आ रहा है वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसके हम लाभ यानी प्रॉफिट देखते हैं क्या है। कठिनाइयों के निदान में सहायक, ये जो है कठिनाइयों के निदान में सहायक है। और सेकेंड है वैधता निर्धारण में सहायक। थर्ड पॉइंट है विभिन्न शारीरिक और मानसिक तथ्यों के आधार पर छात्र की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने में। विश्वसनीयता ज्ञात करना, असत्य तथ्यों के उन्मूलन में, भविष्यवाणी में सहायक, अवयव विश्लेषण में सहायक। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि क्रम। इस
स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। यह विधि किसके द्वारा दी गई है? स्पीयरमैन द्वारा दी गई है। स्पीयरमैन जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें जो फार्मूला है वो यूज किया जाता है कि P इज इक्वल टू 1-6 और सिग्मा d² अपान n³ - n। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा d² अपान n ब्रैकेट में n² - 1। यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ n² हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। सिग्मा का मतलब है जो d² आया है सभी d² का योग, यानी सब। अब गाइज हम कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन जो सहसंबंध के हैं। पहला क्वेश्चन है 10 छात्रों के विज्ञान तथा इतिहास में परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नवत थे। विज्ञान तथा इतिहास प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि स्मॉल r ज्ञात करना है। अब जैसे कि गाइज इसमें क्वेश्चन में विज्ञान इतिहास यानी x y का मान दिया रहेगा और छात्र कितने हैं इनकी भी संख्या दी रहेगी। बस हमें r(x) r(y) डिफाइन करना होगा, फिर इससे हम d निकालेंगे, फिर d का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि अब विज्ञान ये सब्जेक्ट दिया है तो इसमें हम जो ये नंबरिंग करते हैं ये r(x) निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पहले इसको समझ जाते हैं। जैसे कि ये जो टोटल छात्रों की संख्या है वो 10 है, हाँ। फिर उसके बाद r(x) निकालना है क्योंकि ये विज्ञान x से है संबंधित, तो इसको अगर हम x माने हैं तो ये कैपिटल R और x हो जाएगा, और इतिहास को y से माने हैं तो ये कैपिटल R y हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं जैसे कि अब ये हमें अगर r(x) निकालना है तो हम इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे उतना ही छोटा मानेंगे, अर्थात उसे 1 मानेंगे, और जो जितना ही छोटा होगा उसे लास्ट वाली संख्या अर्थात सबसे बड़ी संख्या 10 मानेंगे। तो सबसे इस वाली जो कॉलम में सबसे बड़ी संख्या 30 है, इसको 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इससे छोटी कौन सी है, 28 है, इसको 2 मान लेंगे। फिर उसके बाद 25 है, इसको 3, फिर इसके बाद 24 है, इसको 4, फिर ऐसे ऐसे मानते जाएंगे। फिर लास्ट में जो सबसे छोटी होगी तो इसमें सबसे छोटी संख्या 10 है, इसको हम 10 मान लेंगे क्योंकि ये लास्ट जो छात्र की संख्या है वो 10 है। फिर उसके बाद गाइज इतिहास का भी ऐसे देख लेंगे, इतिहास में जो छात्र हैं उनकी संख्या। फिर उसके बाद r(y) निकाल लेंगे, अर्थात जिसमें जो संख्या सबसे बड़ी है उसको सबसे कम क्रमांक देंगे, अर्थात 29 सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे कम क्रमांक इसको देंगे। फिर इससे छोटा 27 इसको देंगे। फिर इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे बड़ी संख्या देंगे, अर्थात जैसे 10 सबसे छोटा है इसको 10 देंगे। अब फिर उसके बाद d, और ये जो समरूप का चिन्ह लगा है इसका मीन्स होता है कि ये लगभग बराबर है r(x) - r(y)। d इज इक्वल टू होता है r(x) समरूप, यहाँ गाइज लगता है सॉरी, d इज इक्वल टू होता है r(x) समरूप y। समरूप का मीन्स होता है अंतर, डिफरेंस। अब हम d का मान यहाँ से निकालेंगे तो r(x) - r(y) यानी r(x) ये है, r(y) ये है, इसमें से इसको घटाना है तो 8 में से 8 घटाएंगे 0 आएगा। अब 5 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा। इसमें हम केवल अंतर ले रहे हैं, इसमें हम चिन्ह को नहीं प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसमें केवल अंतर हमें लिया जाएगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है संख्या में। तो इस प्रकार से गाइज हम इसका अंतर ले लेते हैं। फिर ये d का मान आ गया। अब यहाँ से हम d का स्क्वायर निकाल लेंगे, 0 का 0 ही हो जाएगा, 4 का 4 चौका 16 तो 16 हो जाएगी। इस प्रकार इसके हम वर्ग निकाल लेंगे, रूट नहीं गाइज स्क्वायर निकालेंगे। फिर उसके बाद d² का मान निकल जाएगा तो सिग्मा d² निकालेंगे, क्योंकि हमें जो ये फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमें सिग्मा d² का मान चाहिए, यानी d² का टोटल जोड़कर पूरा जो आएगा, अर्थात इसको जोड़ने पर टोटल 80 आया है। अब इसमें हम देख रहे हैं छात्र या छात्राओं की संख्या n इज इक्वल टू दिया गया है 10। अब हम फार्मूला जानते हैं कि r इज इक्वल टू, ये कोरिलेशन का फार्मूला है, r इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा d² बाई n³ - n। चाहे इसमें से हम n कॉमा लेकर n² - 1 लिख सकते हैं, बट ऐसे ही ठीक है, ऐसे सॉल्व करने में आसानी होती है थोड़ी। 1 माइनस, अब इसका मान रख देंगे 6 के स्थान पे 6 ही, और सिग्मा d² का मान यहाँ से 80 रख देंगे। फिर n का मान है 10 तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद n के स्थान पर 10 रख देंगे, फिर इन सबको सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये कोरिलेशन का आंसर आ गया, इसके सहसंबंध 0.51 है, कोरिलेशन गुणांक का मान आ गया। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। तो गाइज प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इससे प्रॉफिट कमा सकें। प्रॉफिट मीन्स एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें और क्या।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।